नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का खास पैनल है। आदेश जी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। आदेश जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। और चर्चा हो रही है दिल्ली में आए चुनावी नतीजों को लेकर, जहां पर आज बीजेपी को मिली है बम्पर जीत और स्पष्ट बहुमत। और इसी स्पष्ट बहुमत के साथ 27 साल का सूखा बीजेपी का खत्म हो चुका है और बीजेपी बनाने वाली है सरकार। बीजेपी से लगातार ये सवाल पूछा गया कि बीजेपी का चेहरा कौन, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं आया है। हाँ, आज मुलाकातों का दौर जरूर रहा, जब प्रवेश वर्मा अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। प्रवेश वर्मा ने कहा कि विधायक दल का जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा। बहरहाल इन तमाम बातचीत के बीच में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि दिल्ली चुनावों के बीच देखने को मिली, और उस एक नैरेटिव की अदिति बात करते हैं जो कि आज बदलता हुआ नजर आया है। नैरेटिव ये है कि मुस्लिम्स कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन इस बार ये एक बड़ी अलग चीज दिल्ली के चुनावों में देखने को मिली, जहां पर ऐसी सीटें जो कि मुस्लिम बाहुल्य थी, जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा, बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा, वहां पर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया, वहां पर मुस्लिम्स ने बीजेपी को वोट दे दिया। ये माइंडसेट किस वजह से रहा है वोटर्स का, क्यों ये चेंज देखने को मिला है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का हारना ये आपके सवाल से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अरविंद केजरीवाल की सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी को कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स ने अच्छे तरीके से नहीं लिया। दूसरी बात है, कांग्रेस और एआईएमआईएम के प्रत्याशी उतारना अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद भारी पड़ा है। तीसरी बात है कि कांग्रेस ने भले ही 10 सीटों पे कंसंट्रेट किया हो, लेकिन उन्होंने मुस्लिम बड़े चेहरे उतारे। अब अक्सर ऐसा होता है कि मुस्लिम क्रिस्टलाइज होता है और एक साथ एक मुश्त वोट करता है किसके खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। और टेक्निकली वो पार्टी केवल और केवल आम आदमी पार्टी थी। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल का जब ये संभल की घटना हुई उस पर चुप रह जाना, जब दंगे होते हैं तब नहीं पहुंचना, ऐसे तमाम लंबी फहरिस्त हुई। खास तौर पे जब दिल्ली में जिस तरह की घटनाएं हुई, ओखला में जैसे बैठे गए, तमाम चीजें हुई, उसके बाद जब सीएए का नैरेटिव आया, उस समय अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो उसका इम्पैक्ट घर घर जाकर कांग्रेसियों ने पहुंचाया। कांग्रेस ने एक पैम्पलेट छपाया कि आपके साथ कब खड़े हुए अरविंद केजरीवाल, और मैंने वो पैम्पलेट्स मेरे हाथ में थे जब एससी और मुस्लिम्स को अलग अलग पैम्पलेट छपाया कि आपके तकलीफ के समय में कहां थे। और फिर जिस दिन 18,000 रुपए की सैलरी की बात कर दी थी कि हम देंगे हिंदुओं को, पुजारियों को, तब इस बात का हुआ कि आपने इमामों की सैलरी तो दी नहीं, मौलवियों की ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। जिसको लेकर अब मुस्लिम्स ने सोचा कि भले ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा था कि आप वोट देंगे कांग्रेस को, जीत होगी भाजपा की, तो ये माना जा रहा था कि एंड में मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम वोटर अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल को वोट करेगा, लेकिन नहीं दिया। इसमें 3 बड़े फैक्टर आखिरी में। पहला, सॉफ्ट हिंदुत्व की जो इमेज अरविंद केजरीवाल ने की, हनुमान चालीसा पढ़ी, एआईएमआईएम और कांग्रेस के प्रत्याशी। पार्टी ने इस तरह से नैरेटिव सेट किया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ जाएगी तो शायद मुसलमानों का पता नहीं कितना आहित कर देगी। और ये पहला चुनाव नहीं है, मैं तो इसके पहले आपको ले जाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ और कुदरकी की सीट, जो मुस्लिम बाहुल सीट है, अल्पसंख्यक बाहुल सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए, और पार्टियां जो है ना, वो जाति, धर्म, पंथ और मजहब देखकर राजनीति करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जितनी योजनाएं हैं पूर्णिमा जी, ये एक योजना मुझे बता दीजिए
जिसका लाभ जो है अल्पसंख्यक समुदाय को न मिल पा रहा। तो धीरे धीरे अल्पसंख्यक समुदाय के भी अब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो बाकी पार्टियां सिर्फ एक कहती हैं और करती हमारे लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है सो करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुओं के लिए किया वही उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिमों के लिए किया। कोई योजना बता दीजिए। हाँ, जो योजनाएं उन्होंने देश के लिए बनाई। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और इस बात की चर्चा हमने लोकसभा चुनावों के दौरान भी लगातार की थी कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो मुस्लिमों तक नहीं पहुंचती, ऐसा कौन सा सिलेंडर है जो मुस्लिम नाम लेकर घर तक नहीं पहुंचता, बल्कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं आपकी सरकारों ने चलाई जो कि मुस्लिम सेंट्रिक योजनाएं थी, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम वोटर स्विंग नहीं हुआ बीजेपी की तरफ। मैं ओखला सीट की बात करूं, आपके 8% वोट वहां पर मुस्लिमों के बढ़े, सीलमपुर में 10% बढ़ गए, और ऐसे ही बहुत सारे परसेंटेज हैं जो कि मुस्लिम। तो दिल्ली में ऐसा क्या हुआ? ये ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी से नाराजगी ज्यादा थी इसलिए बीजेपी को फायदा मिला इसका? मतलब आपने कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी से नाराजगी का फायदा मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता है, उनकी लोकप्रियता है, और उन्होंने जो जनता के दिल में, चाहे जो हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके दिल में प्रधानमंत्री जी। दिनेश जी के ब्याह पे एक जवाब दे लें दो सर, सच क्यों नहीं बोलते हम कि हम हिंदू को हम लोग पोलराइज कर रहे थे और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए एआईएमआईएम और कांग्रेस की मदद मिली, और हमने एनसीपी को भी उतारने की कोशिश की, मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट नहीं हुआ सर। इसलिए आदित्य जी, मैं आपके बात से इसलिए मैं नहीं सहमत हूँगा कि मान लीजिए एमआईएम कहीं लड़ी तो उसको वोट जाना चाहिए था ना, भारतीय जनता पार्टी को नहीं आना चाहिए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पाले में आया, वो ओआईसी के खाते में नहीं गया, वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आया। और एक चीज और मैं कह रहा हूँ, एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता आदित्य जी। आज 8% आया ना, कल 18% भी आएगा। उनमें विश्वास जगाना पड़ेगा, और ये विश्वास किसने जगाया है? ये विश्वास नरेंद्र मोदी जी ने जगाया। क्योंकि आपको मैं विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ में जल्दी से बिल्कुल जगेगा। मैं वक्त के साथ साथ 2-3 और इम्पोर्टेंट बात शुक्ला जी, फिर उसके बाद आदेश जी मैं आपके पास आती हूँ। शुक्ला सर, जब 2020 का चुनाव हुआ तो आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर सीए और एनआरसी को लेकर किस तरीके का माहौल बना था। उस वक्त ये कहा जा रहा था नैरेटिव कि भाई मुस्लिमों को भगा दिया जाएगा, कागज नहीं दिखाओगे तो देश से निकाल दिया जाएगा, हम कागज नहीं दिखाएंगे। और उस वक्त जब चुनाव हुए तो हमने देखा कि मुस्लिम वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने सीए एनआरसी का विरोध किया था। उसके बाद से एक बहुत पानी बह गया, और मोदी सरकार ने सुरक्षा की बात की, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात की। क्या आपको लगता है कि वो ट्रस्ट फैक्टर इनबिल्ट कर पाए, या जो अदिति कह रही हैं कि वोटों की सेंधमारी वो इसमें ज्यादा बड़ा फैक्टर है? नहीं पूर्णिमा जी, मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को पहले भी मिलता था, लेकिन कुछ खास पॉकेट में। जैसे लखनऊ में आप देखेंगे तो मुस्लिम वोट भाजपा के साथ आता था। अटल बिहारी वाजपेयी को मुस्लिम वोट करते थे। हाँ, ये जरूर था कि वहाँ पे शिया और सुन्नी का फैक्टर होता था, तो शिया वोट आते थे क्योंकि वो लिबरल होते थे, सुन्नी वोट थोड़ा सा परहेज करते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन इधर आप देखेंगे 2014 से लेके 2024 के बीच में जिस हिंदुत्व को लेके एक माइंडसेट तैयार किया गया था कि हिंदुत्व आपको नुकसान पहुंचाएगा, मुझे लगता है उस माइंडसेट को लेके थोड़ा सा परिवर्तन आया है पढ़े लिखे तबके में। दूसरा, जो जन कल्याणकारी योजनाएं और डेवलपमेंट, जब आप 14 से 24 के 10 वर्ष का कार्यकाल देखिए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के मन में ये आया कि डेवलपमेंट और योजनाओं का लाभ देने के दौरान कोई भेदभाव नहीं किया जाता। क्योंकि इसका एक बड़ा उदाहरण अभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था कि जहां एक मोहल्ले में करीब 400 या 500 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया, कई जगहों पर उज्ज्वला योजना दिया जाता है। फिर एक जो बड़ा फैक्टर आया, जो आपने सुरक्षा की बात की, वो बड़ा फैक्टर आया और मुसलमानों का माइंडसेट चेंज करने का जो बहुत बड़ा फैक्टर, खासकर महिला वर्ग का, वो था 3 तलाक का। हाँ। हम 3 तलाक को नजरअंदाज करके चलते हैं, जबकि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा और संरक्षण था वो। और वो 3 तलाक के बाद आप देखेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 2 स्टेटों का मैं नाम लूंगा, इन 2 जगह पे महिला वोटरों ने बहुत तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। वो 303 सीटें सिर्फ हिंदुत्व के वोटों पे नहीं आई थी। अब वोट का जो मार्जिन बढ़ा था, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं का योगदान था। जिन सीटों पे वोट बढ़ने की बात आप कर रही हैं, उन सीटों पे हो सकता है सर्वे में आएगा वो,
उन सीटों पे मुझे लगता है मुस्लिम महिलाओं का वोट बढ़ा होगा, क्योंकि दिल्ली में 40 विधानसभा क्षेत्र में 0.7% मुस्लिम महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है पुरुषों की अपेक्षा। और इस बार तो इनफैक्ट लगभग जो महिला और पुरुष वोटर्स है उनकी संख्या भी समान ही थी, और इसीलिए कहा जा रहा था कि भाई आधी आबादी जिसके साथ। लेकिन आदेश साहब, अगर मैं मुस्लिम वोटर्स की क्योंकि चर्चा कर रही हूँ, तो एक समय ऐसे था जब ये कोर वोट बैंक कांग्रेस का हुआ करता था। आप अलायंस में आए, राज्यों में चुनाव हुआ, तो ये वोट बैंक आपका बंटता हुआ नजर आया। आम आदमी पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया, दिल्ली में भले ही अलग लड़ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम वोटर्स का मोह भंग कांग्रेस से होता जा रहा है, और उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है सर कि ना केंद्र में और ना राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में भी कांग्रेस का पूरा चैप्टर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली के वोटरों का धन्यवाद करता हूं और जीतने वाले सभी साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और एक शेर कह के अपनी बात शुरू करूंगा। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चलेंगे नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है, किताब अभी बाकी है। इसलिए निराशा की बात नहीं है। जो आपने कहा कि मुसलमानों को और हिंदुओं के वोट की बात, तो हमने कभी बांट के वोट नहीं लिया। हमने यूनिवर्सल हमारी पॉलिसी रही, सबको साथ लेके चले। आप ही के कहने के अनुसार अभी आपने कहा कि लगभग 8% मुस्लिमों का वोट सामने देखिए सर, ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आदेश जी तीसरे नंबर पर देखिए, भारतीय ये जनता लगातार तीसरी बार है भारतीय जनता पार्टी को। आदेश जी रियलिटी चेक करते हैं, बिल्कुल चेक करते हैं सर। बिल्कुल रियल। आप लोग 2% के वोट परसेंटेज के इजाफे से आप लोग खुश हैं। मैंने ये सवाल आपके पहले पर्सन से भी पूछा था कांग्रेस के कि इतने कम में खुश होने का ये कांग्रेस कला कैसे लेकर आती है? ये खुशी और दुख की बात नहीं है। हम कैसे नहीं है लोकतंत्र के प्रहरी हैं, राज्य में चुनाव हम आ गए, आप लोकतंत्र कैसे में नहीं है? विश्वास करते हैं, और किस तरह से शाम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीती है, इन सब चीजों का भी आंकलन होगा। जो है किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर कल हमने एक पीसी की और बताया कि 39 लाख वोट मात्र 3 महीने के अंदर बढ़ जाते हैं। तो ये तमाम जवाब इलेक्शन कमीशन से मांगे जा रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने कहीं कोई चीज स्पष्ट नहीं की है, लेकिन मैंने पहले आपको कहा कि दिल्ली के वोटरों का धन्यवाद है और जीतने वालों को मुबारकबाद है। नहीं, मुझे ये राहुल गांधी ये बात जयपुर की एक रैली में कह चुके हैं, तो इसको सत्ता के लिए नहीं पर इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए कि क्या समझना? आप राजनीति में अगर सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे तो आप समाज सेवी बन जाइए फिर आपको राजनीति में क्यों रहना? समाज मेरा ये कहना है कि लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं, हम राजनीतिक पार्टी के साथ साथ समाज सेवी हैं। जब दिल्ली के अंदर कोरोना था तो सबसे ज्यादा सेवा अगर किसी ने की तो कांग्रेस पार्टी ने की। चाहे हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर भेजे, चाहे हमने अपनी रसोई लगा के जगह जगह लोगों को खाना पहुंचाया, चाहे स्पेशल ट्रेनें बुकी, या प्रियंका गांधी ने बसें भेजी, जिन बसों को योगी जी ने परमिट चेक कराया। जनता को बड़ा दिल क्यों नहीं दिखता? हरियाणा तो जीत जनता को इतना बड़ा दिल आपका नहीं दिखता? आदेश जी ने एक शेर से बात शुरू की थी, तो मैं भी एक शेर इनको सुना देता हूँ। इरशाद है सर। हाँ, अगर यही ना खुदा रहेगी, अगर यही रहबरी रहेगी। मैं राहुल गांधी पे कह रहा हूँ, अगर यही ना खुदा रहेगा, अगर यही रहबरी रहेगी, तो हर एक की कश्ती किनारे लगकर इसी तरह डूबती रहेगी, ऐसे जीरो पे ही आते रहेंगे। इनका रहबर ही ऐसा है, इनकी सोच ही ऐसी है। कह रहे हैं कि 6 महीने में इतने वोटर। एक चीज जान लीजिए मित्र, जब वोट नजदीक आता है तो जो वोटर होते हैं, जो नए वोटर बढ़ते हैं, वो अपने वोट को शामिल कराने के लिए आगे आते हैं, इसलिए वोट बढ़ा। आपको तो जानकारी ही नहीं है, आपके चेहरे पर धूल है और आईना आप साफ कर रहे हैं, कैसे हो पाएगा? संदीप दीक्षित को 6 बार रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप चुनाव में लड़िए। अलका लांबा ने साफ मना कर दिया, रिक्वेस्ट करी चुनाव लड़िए। अदिति जी, उनके लीडर को हकीकत पता है ना, जमीनी हकीकत पता है लीडर को। एक सेकंड दिनेश जी, चुनाव नहीं लड़ी। आप तो संदीप दीक्षित की बात कर रही हैं, आप अलका लांबा की बात कर रही हैं, आप धवन की बात कर रही हैं। मैं कहीं नहीं जाती, राहुल गांधी की मैं बात कह लेती हूँ। राहुल गांधी को कितनी बार कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी संभाल लीजिए, हर बार जो है उन्होंने एक एस्केप जोन चुन लिया। कहने का सर मतलब ये है कि जनता ने युवाओं की बात करते हैं, बिल्कुल, सोनिया जी से बुजुर्ग आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। देखिए, राहुल गांधी कभी किसी जिम्मेवारी से नहीं भागते। हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया है,
माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चुनाव जीत के कांग्रेस के अध्यक्ष सर, बने। पर्ची आती है भारतीय आपके जनता पार्टी में आरएसएस के हेडक्वार्टर से तय होता है। भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के हेडक्वार्टर से तय होता है और हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया है और उसके चुनाव में उनके अपोजिट भी कुछ लोग लड़े, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारी बहुमत से जीते और वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। आदेश जी, एक बात और ठीक हर बिल्कुल है। गरीब आदेश जी, कमजोर किसान की आदेश बात जी, आदेश पार्लियामेंट के अंदर आदेश जी, आदिति, प्रधानमंत्री जी से चंद आदिति, कदमों एक की बात दूरी तो पे है, खड़े होके लेकिन साहस के साथ पूछने का इन ताकत नतीजों रखते के हैं। साथ जो अभी शून्य पर जहां पर कांग्रेस नजर आ रही है, एक बात तो सच साबित होती है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को वॉकओवर तो दे ही दिया है, अंदर ही अंदर, भले ही दिखाने के लिए वॉकओवर दिया हो और अंदर ही अंदर दूसरी रणनीति हो कांग्रेस की, लेकिन वॉकओवर तो दिया है और उसका खामियाजा आप लगातार तीसरी बार शून्य पर अटक के कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आपका मैसेज कितना खराब जाता है? देखिए ये जो गड़बड़ियों की शुरुआत हुई ये यूपीए 2 में ही हो गई थी। आज जो जनता अभी तक भी कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, ये यूपीए 2 में जिस तरीके से फॉर ग्रांटेड लिया गया देश की जनता को, जो करप्शन हुए, जो खेल में करप्शन हुआ, तमाम चीजों में हुआ, तो यूपीए 2 के बाद से अब तक कुछ संभला ही नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि आप देखिए, आपने 2013 में अपना हाथ बढ़ाया अरविंद केजरीवाल को, आप उसकी गलती का एहसास कब कर रहे हैं? 2025 में। आपने इतनी गलतियां करी, आपने 2019 में क्यों चुनाव हारे, आज तक फैसला नहीं लिया। आप क्यों राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हारे, आज तक उसके लिए कोई बैठक नहीं हुई, फीडबैक मैकेनिज्म। आप कभी कोई ऐसी चीज जो आप राहुल गांधी से करवा लें, आप बताइए। आदेश जी, आप बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे साउथ से हैं, केसी वेणुगोपाल साउथ से हैं। आपका नॉर्थ का कार्यकर्ता किससे मिलने जाएगा? आपके नॉर्थ के कार्यकर्ता केसी वेणुगोपाल से लैंग्वेज बैरियर है। कांग्रेस ने 2.5 साल हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी को एक बात कहते हैं आदिति, मैं ब्रेक के लिए जाऊंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लैंग्वेज बैरियर है, राहुल गांधी मिलने का समय नहीं देते, लाइन लगी रहती है कि राहुल गांधी से मुलाकात करनी है। बहरहाल जाहिर है कि ये अपनी कांग्रेस की अपनी रणनीति है और अपना उनके आगे बढ़ने का तरीका है, तो इस पर टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब शून्य पर आंकड़ा आता है तो एक राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर ये सूट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ तो ये भी कहते हैं कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए और वो तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी से ही उम्मीद की जा सकती है।